Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize the very last chapter of our book for you students, that is analytical chemistry. So let's get started. Students, सबसे पहले analytical chemistry को define करेंगे. Analytical chemistry studies and uses instruments and methods that are used to separate, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई मेथड, यानी कि वो तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है जिसके थ्रू आप किसी भी मैटर को एनालाइज कर सकते हैं, सेपरेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई यानी कि वे कर सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में या कितनी मिकदार में वो प्रेजेंट है. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एनालिटिकल टेक्निक्स में डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्या होता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टूडेंट्स हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फ्लेम्स के कलर्स के थ्रू आप ये गैस कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में. फॉर एग्जाम्पल लिथियम रेड कलर का फ्लेम देता है, सोडियम येलो कलर का फ्लेम देता है. स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको कंसंट्रेशन या अमाउंट बताता है किसी भी एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर या आपके गिवन सैंपल के अंदर जिसको आप एनालाइज कर रहे होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ एवोल्यूशन की तरफ जाती है. इसी तरह एनालिसिस के कुछ क्लासिकल मेथड्स थे जो हम वर्न आउट हैं पहले यूज़ किए जाते थे. सबसे पहले टेक्निक है कंबशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. कंबशन एनालिसिस करने का मकसद ये होता था कि आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप एलिमेंटल कंपोजिशन जान सकें या ये देख सकें कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. इसकी बेसिक टेक्निक ये होती थी कि इन कंबशन एनालिसिस आप एक सैंपल लेते थे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपको पता होता था कि आपके पास उसका मास कितना है और ये टेक्निक सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लिमिटेड होती थी. आप उसको बर्न करते थे, एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट होता था कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. देन आप मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के थ्रू उसको गुजारते हुए अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैलकुलेट करते थे और उसके थ्रू देन आप ग्राम्स में कैलकुलेट करते थे कि कितना कार्बन, कितनी हाइड्रोजन या कितना ऑक्सीजन उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कंबशन एनालिसिस हो रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का. ऑक्सीजन आपने ऐड किया इस इनलेट से. कंपाउंड टू बी एनालाइज को आप बर्न करेंगे फ्लेम के ऊपर. अब आप इसको एक सीरीज ऑफ ट्यूब से गुजारेंगे. सबसे पहले आप वाटर एब्जॉर्बर ट्यूब से गुजारेंगे, देन आप कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर ट्यूब से गुजारेंगे. जो वाटर एब्जॉर्बर ट्यूब होगी उसमें एक ऐसा कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट, जो कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. अब आप क्या करेंगे, इस ट्यूब को आप पहले वे करेंगे बिफोर द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू इट और आफ्टर द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू इट, यानी कि आप डिफरेंस इन वेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ. देन वो कंपाउंड के जो फ्लेम्स होंगे वो गुजरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर ट्यूब से. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी हम ये अज्यूम करेंगे कि जितनी कार्बन उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट थी वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर ने, जो कि इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था, एब्जॉर्ब कर ली. और वही सिंपल वेइंग टेक्निक से आप ये गैस कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कितना कार्बन प्रेजेंट था. एट द एंड आप दोनों के वेट्स कंपेयर करेंगे, उनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा. बिल्कुल इसी तरह आप बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं सम मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस. एवोल्यूट किए क्लासिकल मेथड से हम मॉडर्न मेथड की तरफ शिफ्ट हुए. Spectroscopy. Spectroscopy is the branch of science which describes the interaction of electromagnetic radiation with matter. यानी कि electromagnetic radiation कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है और उसके अंदर कैसे चेंज लेके आती है, और जिस तरह का वो चेंज लेके आती है अगर हम उसको एक चार्ट की फॉर्म में एनालाइज करें तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसमें किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, किस तरह के बॉन्ड या किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम ये बता सकते हैं. ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एनालाइज करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस किस तरह की रेडिएशन इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट किस तरह मैटर से इंटरेक्ट करता है और किस तरह से इसकी वेवलेंथ, इसके फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आपस में एसोसिएटेड हैं. स्टार्ट करते हैं सबसे लोएस्ट एनर्जी से. लोएस्ट एनर्जी से यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से. रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन आता है, देन माइक्रोवेव रीजन आता है, देन इंफ्रारेड रीजन आता है, देन विजिबल और अल्ट्रावायलेट जो हमें नज़र आता है, देन एक्सरे रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आता है, देन गैमा रे रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आता है. स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली तो हम ये देख रहे हैं कि वेवलेंथ कम होती चली जा रही है. यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा थी रेडियो वेव रीजन में, देन माइक्रोवेव रीजन में, देन कम होती गई इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रे रीजन. और
विजिबल और अल्ट्रावायलेट वो रीजन है जो हमें नज़र आता है। अब ये मुख्तलिफ तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। विजिबल और यूवी अलग तरह से इंटरेक्ट करता है, गैमा एक्सरे अलग तरह से इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक वेव से एसोसिएटेड हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ, जैसे आप देख सकते हैं दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस है। देन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पर सेकेंड, एंड वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर एक कंसेक्यूटिव पर सेंटीमीटर में कितनी वेव क्रॉस की है, कितनी वेव्स गुजरी हैं, उसको हम कहते हैं। तो ये वो टर्म्स होंगे जिनसे हम डील कर रहे होंगे। और एक और चीज़ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वो प्रोसेस करेगी, जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी कोई भी रेडिएशन इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, और वो चार्ट या वो ग्राफ हमें स्पेक्ट्रम कहलाता है। ग्राफ दैट शोज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूवी विजिबल और इंफ्रारेड रीजन को आप देख सकते हैं कि ये अगेंस्ट इंटेंसिटी प्लॉटेड है वेवलेंथ के साथ। देन स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन एवर अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, लोअर एनर्जी रेडिएशन में कॉज अ मॉलिक्यूलर रोटेशन। अगर लोअर एनर्जी होगी तो में ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल रोटेट करे अबाउट द एक्सिस, हो सकता है वो वाइब्रेट करे। हायर एनर्जी में कॉज द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और ऐसा भी हो सकता है कि हायर एनर्जी रेडिएशन बॉन्ड क्लीवेज कर दे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि विजिबल या यूवी रीजन इलेक्ट्रॉन्स इन द वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देगी, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ये एक्साइट हो सकते हैं फ्रॉम देयर लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। अगर यही वाटर मॉलिक्यूल आया रीजन से इंटरेक्ट करता है तो इट मे कॉज द मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट अपॉन इट्स एक्सिस, यानी कि वाइब्रेट कर सकता है, टू एंड फ्रो मोशन शो कर सकता है या बेंडिंग शो कर सकता है। अगर यही वाटर मॉलिक्यूल, इस पे हम रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में इसको प्लेस करते हैं तो ये हो सकता है कि इसका न्यूक्लियस का स्पिन चेंज हो जाए, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय मैटर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जनरल डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रिज्म से रेडिएशंस डिफ्लेक्ट होती हैं, देन स्लिट से आप गुजारते हैं मोनोक्रोमेटिक रीजन से, सैंपल सेल से, और कैसे स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। टेक्निक्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद मैटर। स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, स्पेसिफिक एनर्जी पे, तो उसके अंदर ऐसा चेंज आता है जो उसको वाइब्रेट करने पे मजबूर करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 4 मुख्तलिफ तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग की 2 टाइप्स और बेंडिंग की 2 टाइप्स, यानी कि मॉलिक्यूल अपने अबाउट बॉन्ड एक्सिस वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो करता है, बेंड मूव करता है, यानी कि वाइब्रेट करता है। अब ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा जनरेट करती है। स्पेक्ट्रा आप जनरेट करते हैं अक्रॉस वेवलेंथ एंड ट्रांसमिशन, यानी कि किस तरह से वेवलेंथ ट्रांसमिट हुई मॉलिक्यूल के अंदर से। अब हर बॉन्ड से रिलेटेड, हर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, एक स्पेसिफिक रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिसको मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करना है। NH बॉन्ड्स के लिए अलग है, OH बॉन्ड्स के लिए अलग है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए अलग होगा वो रीजन, कार्बोनिल ग्रुप के लिए वो रीजन अलग होगा, इसी तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए वो रीजन अलग होगा। टाइप ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब के थ्रू कि किस वेवलेंथ के कौन सी वेवलेंथ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देख सकते हैं प्रोपेनोन का, या जिसको हम एसीटोन कहते हैं। 3000 पर सेंटीमीटर पे आप देख सकते हैं कि ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, जिससे हम ये कह सकते हैं, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह 1720 पर सेंटीमीटर पे जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई उससे कंफर्म होता है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी,
The absorption of UV and visible radiation by molecules is associated with the excitation of loosely held electrons from a lower energy region to a higher energy region, higher unoccupied molecular orbital. यानी कि from lower orbital, higher molecular orbital, higher unoccupied molecular orbital की तरफ ट्रांजिशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। IR में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते थे, जबकि UV विजिबल में मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, यानी कि फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द हायर एनर्जी स्टेट। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशंस होती हैं मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड से एसोसिएटेड। जैसे सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी, पाई टू पाई स्टार वो होगी जो पाई बॉन्ड से एसोसिएटेड होगी, और जो लोन पेयर से सिग्मा स्टार या पाई स्टार से एसोसिएटेड है उनको एन टू सिग्मा स्टार या एन टू पाई स्टार कहा जाएगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है तो इट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कम एनर्जी चाहिए टुवर्ड्स एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल तो हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। मेथिलीन ब्लू का UV विजिबल स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द radio frequency region. Absorption of radio waves in the presence of magnetic field is accompanied by a special type of nuclear transition. अब ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन कैसे होती है हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। अब ये न्यूक्लियस जब स्पिन करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अलाइंड होगा, यानी कि अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा, डिसऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो न्यूक्लियस अपना स्पिन क्वांटम नंबर इस तरह से अरेंज करता है कि वो अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करता है। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब वो अपने आप को विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करता है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। जब आप उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन प्रोवाइड करते हैं, रेडियो वेव्स प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अब इस प्रोसेस को हम स्पिन शिफ्ट कहते हैं। ये स्पिन शिफ्ट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे होती है जो कि आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताती है, यानी कि आपको ये बता सकती है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर किस पोजीशन पे अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप NMR स्पेक्ट्रम देखें इथाइल बेंजीन का तो आप उसमें देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पीक आपको इस पोजीशन पे नज़र आ रही है। जितनी ज़्यादा बड़ी पीक होगी इट मीन्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूएंट पे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप के लिए ये वाली पीक है और मिथाइलिन ग्रुप के लिए ये वाली पीक है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट पीक है क्योंकि सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसके साथ अटैच्ड हैं। देन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट आपका सैंपल ट्यूब प्रेजेंट है और वो कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है और डिटेक्टर और रिकॉर्डर कैसे स्पेक्ट्रा जनरेट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी मोलेक्युलर सैंपल को तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चले जाते हैं। जब लोअर से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन करते हैं, जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आते हैं तब एमिशन करते हैं, और इस स्पेक्ट्रा को भी हम जनरेट कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस देख सकते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, a method of chemical analysis that uses the intensity of light emitted from a flame, plasma, spark at a particular wavelength, which is concerned with the characteristic radiation produced when atoms are excited. प्रिंसिपल क्या है इसका कि आपने हीट प्रोवाइड की एक सैंपल को आपने हीट प्रोवाइड की, वो वेपराइज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइट हो जाते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ चले जाते हैं। स्पेक्ट्रा जनरेट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बैंड स्पेक्ट्रा एमिट करते हैं और ये बैंड स्पेक्ट्रा हमें दो मुख्तलिफ तरह से नज़र आता है। रेनबो की केस में आप देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, यानी कि आपको मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं जिसको आप रेनबो में कहते हैं। एटॉमिक और लाइट एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आती हैं जो कि लाइट होती हैं अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये है कि आप इसको एलिमेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
कैसे? आप ये देख सकते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी एक सैम्पल के अंदर प्रेजेंट है। इसको आप अलॉयज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप स्टील या आयरन प्रोड्यूस करते हैं तो आप उसका सैम्पल को आप ले लेते हैं और उसको आप हीट प्रोवाइड करते हैं, वेपराइज करते हैं और वही सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं और आपको स्पेक्ट्रा जब जनरेट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइंस के थ्रू आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आपके कंपाउंड के अंदर या सैम्पल के अंदर प्रेजेंट है। देन इसी से एसोसिएटेड है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस इट मे absorb radiation of a particular wavelength which presents a dark space against white background। यहाँ पे एक कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको कैसे नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा आपको लाइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड नजर आ रही हैं और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा आपको कैसे नजर आ रहा है, डार्क लाइंस अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड। और इसकी भी वही एप्लीकेशंस होती हैं जो आमतौर पर आपको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की नज़र आती हैं, यानी कि एनालिसिस के लिए आप यूज़ करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है? अब स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रोमीट्री की जब मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ इट मीन्स कि लाइट एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, मैं लाइट को यूज़ नहीं कर रही, इसलिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की टर्म यूज़ नहीं करेंगे या स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम स्पेक्ट्रोमीट्री की टर्म यूज़ करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैसियस आयंस फ्रॉम द सब्सटेंस। आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी आइसोटोप की और उनको अकॉर्डिंगली उनके मास टू चार्ज रेशियो सेपरेट करके आप देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, वो वेपराइज करता है, देन वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, वो मोलेकुलर आयन की फॉर्म लेता है। देन आप उसको मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोवाइड करते हैं जो कि उसको डिफ्लेक्शन कॉज करती है। डिफ्लेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो, यानी कि उनके मास के अकॉर्डिंगली। और देन आप उसकी रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं और रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन हुई, एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर आयन बना, देन आपने उसको प्रोवाइड की मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्शन कॉज कराई, जो मॉलिक्यूलर आयन जितना ज़्यादा लाइट होगा वो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। और इस तरह से आप रिलेटिव अबंडेंस देख सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे सैंपल आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वैक्यूम पंप एसोसिएटेड है, एक्सेलरेटेड प्लेट्स हैं, यहाँ पर मैग्नेट डिफ्लेक्ट करवा रहा है, एक्सेलरेट करवा रहा है मॉलिक्यूलर आयंस को, देन स्लिट है और आयन कलेक्टर के थ्रू यहाँ से आगे अटैच्ड होता है डिटेक्टर, जिसके थ्रू आप रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई हैव मेड दिस चैप्टर easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sair signing off from tutoria.pk. Allah Hafiz.